नमस्कार, जय हिंद। थार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ एक विशेष सूचना, विशेष पेपर लेकर मैं राजेंद्र सारण आपके सामने प्रेजेंट हूं। ध्यान दीजिएगा, सीईटी जो 12th लेवल का एग्जाम 22 तारीख को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी को परखने के लिए हमने जो रविवार को एक मेगा टेस्ट लिया था पूरे सिलेबस बेस के आधार पर, उसका रिजल्ट भी सुना दिया गया है और आज उसके प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कई बार इनमें से प्रश्न रिपीट भी हो जाए, आ भी जाए। पूरे स्टाफ ने प्रत्येक प्रश्न को बड़ी बारीक से खोजकर पेपर में दिया है, हो सकता है उनमें से आ जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं कला और संस्कृति के। हमारे सामने एक प्रश्न है 43 नंबर, मलिर प्रिंट का संबंध है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों की बात करें तो प्रश्न है मलिर प्रिंट का संबंध है। ऑप्शन है बूंदी, सांगानेर, उदयपुर और बाड़मेर। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर हो जाएगा मलिर प्रिंट का संबंध है आपके बाड़मेर से। 44वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में जोरावा गीत क्या है। 4 ऑप्शन है, एक विरह गीत है, वधु विदाई गीत है, ससुराल में जवाई के आगमन पर और शिशु का जन्म होने पर। अच्छे प्रश्न है भाई। देखो, मैंने पहले ही चर्चा की थी, प्रश्न बड़ी बारीकता से बनाए गए हैं सिलेबस बेस को ध्यान में रखते हुए, और जो पुराने पेपर है उनको भी मद्देनजर रखा गया है। तो अच्छे प्रश्न है, कोशिश रहेगी कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके मेन एग्जाम में ही रिपीट हो जाए। तो जोरावा इसका उत्तर हो जाएगा। एक विरह गीत है, एक क्या है भाई, विरह गीत है। उसमें आगे है ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी ग्रासियों के जो नृत्य है उनमें से आपको पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन है, वालर, संकरिया, गुड़ला और कालबेलिया। तो आपको याद रखना है, ग्रासिया द्वारा वालर है, संकरिया तो कालबेलियों का है, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का एक लोक नृत्य है और कालबेलिया खुद कालबेलिया जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसकी प्रसिद्ध नृत्यगण है गुलाबो बाई। और इसी के कारण इस कालबेलिया नृत्य को हमने पढ़ा है कि 2010 में इसे यूं कहे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या किया गया था, शामिल। केवल जयपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, यानी जयपुर का लोक नाट्य पूछा है, तो आपको याद रखना है कि क्या है, तमाशा। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहाट जी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जामोजी। देखो, कल पेपर है, मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं देख पाओगे, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप बड़े बड़े प्रश्नों के ऑप्शन जरूर देकर जाना। क्या पता कल को प्रश्न रिपीट हो जाए, और प्रश्न रिपीट हो जाए तो हमारा भी सही हो जाएगा, हमारा सही होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। रामदेव जी से संबंधित स्थान नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बनेड़ा भीलवाड़ा। इनका रिलेशन रामदेव जी के साथ नहीं है। अमरसाई क्या है, अमरसाई एक पगड़ी है। क्या है भाई, अमरसाई एक पगड़ी है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न कुछ कल्चर के हैं। अगला प्रश्न है अपना, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके उदयपुर। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग। कल्चर के कुछ प्रश्न सर डालने के प्रयास है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके अगुणों। लांगुरिया ये एक प्रकार का भक्ति गीत है, भक्ति गीत है, इसका डी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है भाई, अलगोजा है। देखो, अगर ज्यादातर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न आपके पहले की परीक्षाओं में उठाए गए हैं और उनको ही हमने छांटकर या उनसे संबंधित कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद में है नृत्य जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, संकरिया, लूबर, गिंदड़ और चरकुला। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिंदड़। जिस क्षेत्र में नौटंकी हमने पढ़ा था कि भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी हो जाएगी दिल्ली। इनकी स्थापना तो कहाँ हुई थी, अगर इनकी स्थापना का कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा अलवर, लेकिन ये कह रहा है कि प्रधान पीठ कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके दिल्ली। कौन से लोक देवता को हमने पढ़ा है कि पाबू जी के नाम, कौन सा लोक देवता है
जिसके बारे में धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है भाई। यानी कहने का अर्थ है कौन सा लोक देवता है जो धोलियावीर? पाबूजी, नेहाजी, गोगाजी, तेजाजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके तेजाजी। कई बार पूछा जाता है कि पंचपीर कौन से है? क्या पूछा जाता है? पंचपीर। तो आपको इतना ही याद रखना है, गोपी राम है। पंचपीर का अगर आए तो क्या करना है? गोपी राम है। यूं कहे तो गोगा जी, यूं कहे तो पाबू जी, यूं कहे तो रामदेव जी, यूं कहे तो मेहा जी, यूं कहे तो हड़पू जी। लेकिन तेजा जी है वो पंचपीरों में शामिल है नहीं है, लेकिन प्रमुख देवता है। तो बोले तेजा जी महाराज की जय हो, शाबाश। तो कहने का अर्थ हुआ ऐसे प्रश्न जो कल्चर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक से उठाए गए हैं, तो इन प्रश्नों को एक बार देखकर जरूर था। हमारा मकसद रहेगा कि क्लास को हम लंबी ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, ताकि आप कम समय में एक बार क्लास देख ले। सावन के सोमवार को किसकी पूजा? शिव जी की। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था छाबदार। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है मुर्किया, कानों में पहना जाता है। राजस्थान में सामेला जो शब्द है उनका रिलेशन किसके साथ है? विवाह से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विवाह से संबंधित। उसके बाद में हमने पूछा था भी अगले, ये देखो इस प्रश्न की अभी हमने चर्चा ही की थी। निम्न से पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो बाकी तो है, लेकिन तेजाजी राजस्थान के मुख्य देवता जरूर है, लेकिन वो पंचपीर में शामिल नहीं है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब लगता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर। हालांकि उसके हिसाब से तो देखे तो हमने पढ़ाई लगता है आपके कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। लेकिन अगर अंग्रेजी महीना देखे तो नवंबर। अब आ गए अपने पॉलिटिकल के प्रश्न। चलो चलते हैं किसके ओर? पॉलिटिकल की ओर। चलो अगला प्रश्न अपने कुछ है पॉलिटिकल के, इस प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा था जो मेगा टेस्ट हुआ था उसमें कल्चर के प्रश्नों पर चर्चा की है। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार टाइम निकालकर इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाना, क्या पता कल को प्रश्न कोई पेपर में या एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो अगली क्रमांक में हमारे सामने है प्रमुख रूप से प्रश्न जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देख दीजिएगा, अब हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था? अच्छा प्रश्न है। अगर कैलकुलेशन करें तो अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार। 4 बार कब कब लगा है? 1967, 1977, 1980, 1992। तो ये पूछ रहा है कि कब लगा है, तो 4 है, चारों में से देख लीजिएगा। 2008 इनमें से नहीं है, 1971 इनमें से नहीं है, 1967 नहीं है, सॉरी है 85। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? अगर देखो प्रश्न दिया है यहाँ पर राज्य, राज्य का पूछा है तो क्या करेंगे? विधानसभा, ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि केंद्र सरकार अगर सामूहिक रूप से किसके प्रति है, तो हमारा सही उत्तर होता लोकसभा। कौन सा होता भाई? लोकसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 65 का ए। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कितनी है? केवल एक ही है, याद रखना सी। नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। देखो मैंने पूछा था कि आपके कई बार हो सकता है कि योग्यता से संबंधित प्रश्न आ जाए, तो याद रखना 35 वर्ष। 35 वर्ष तीनों की है। एक तो हो जाएगा आपके राष्ट्रपति, एक हो जाएगा
उपराष्ट्रपति और एक हो जाएगा राज्यपाल। इनके लिए तो है 35 वर्ष। 30 वर्ष उम्र है दो की, एक तो है आपके राज्यसभा और एक है आपके विधान परिषद, इनकी आपको याद रखना है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था को हमने जिक्र किया था कि प्रमुख रूप से बांटा है कितने भागों में, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाह रहा है कि पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई, पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर निगम। तो देखो ग्राम पंचायत तो उनको भी बांटा है कितने स्तर में, त्रिस्तरीय। सबसे उच्चतम है जिला परिषद। कौन सी है भाई? जिला परिषद। उसके बाद में 2 नंबर है आपके पंचायत समिति और तीसरा है आपके यूं कहे तो ग्राम पंचायत। तीसरा हो गया ग्राम पंचायत। तो ये कह रहा है कि पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? सर्वोच्च इकाई हो जाएगी आपके जिला परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अब देखो कुछ करंट के प्रश्न आ रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजस्थान में कितनी सीटें जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सीटें जीती है। राज्य सरकार ने किस भर्ती प्रक्रिया महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक भर्ती। वर्तमान राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय शर्मा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है किसको भाई? राष्ट्रपति को। राजस्थान में अब तक राज्य आपातकाल का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 4 बार। अभी हमने चर्चा की थी, देखो हमने चर्चा ये की थी राजस्थान में अब तक कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कब कब लगा है? हमने पढ़ा था 1967, 1977, 1980 और 1992। कितनी बार? 4 बार लगा है। 1967, 77, 80 और 92। तो कहने का अर्थ है कितनी बार लगा है? 4 बार। 67, 77, 80 और 92, तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री सामूहिक रूप से, अभी दोबारा रिपीट हो गया, विधानसभा मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। अगला हमारे सामने एक अच्छा प्रश्न है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपका कल पेपर है और हम क्लास थोड़ी सी छोटी रखने का प्रयास करेंगे ताकि आप टाइम निकालकर इस क्लास को देख लेना। अभी 5-7 अपने पॉलिटिकल के प्रश्न है, उसके बाद में सुरेंद्र जी सर आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे क्लास छोटी रहे ताकि आप टाइम निकालकर इस रिकॉर्डिंग क्लास को देख सको। भारतीय संविधान का गठन किस योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया था 1946। इन्होंने क्या बनाई थी? संविधान सभा, और संविधान सभा ने कालांतर में क्या बनाया था? भारत का संविधान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। अपने चर्चा की थी जब संविधान का क्या हुआ था? निर्माण। उस समय कुल सदस्य थे 389, बाद में हो गए 299 और अंतिम जो हमारी बैठक थी उसमें शामिल होने वाले सदस्य थे 284। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पढ़ा था टोटल कितनी समितियां थी? 8 समितियां थी। कितनी समितियां थी भाई? 8 समितियां थी। तो 8 समितियों में हमने पढ़ा कि एक के तो सरदार पटेल हो गए थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलो चलते हैं आगे, कुछ और प्रश्न बचे हैं अपने। सबसे कम अवधि वाला वाचन कौन सा था? प्रथम वाचन। टोटल वाचन हुए कितने थे? 3। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो कौन सा करना है? दूसरा वाचन। और इन्होंने क्या पूछा है? न्यूनतम। तो हो जाएगा आपके कौन सा वाचन? प्रथम वाचन। अगला प्रश्न है, गोकुल लाल असावा संविधान सभा में संविधान द्वारा
संविधान सभा के सदस्य थे, तो इसका अर्थ है गोकुलाल साहेबपुरा भीलवाड़ा से। आज अलवर से आपको पता है कौन था भाई, अलवर थे रामचंद्र उपाध्याय, खेतड़ी झुंझुनू थे सरदार सिंह, और भरतपुर से थे आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव। लेकिन ये पूछ रहा है कि गोकुल लाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, ये अच्छा प्रश्न है। मैंने चर्चा की थी अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मा अर्पित, इनका अगर जिक्र करें तो आपको करना है 26 नवंबर 1949। देखो सीएटी पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरे स्टाफ ने वास्तव में पेपर अच्छा बनाया, पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर का लेवल, प्रश्नों का लेवल अच्छा रखा है। भारत में मताधिकार के लिए वर्तमान में आयु कितनी है? 18 वर्ष। आपको पता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष, और 61वां संविधान संशोधन 89 था, उम्र घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष। ये पूछ रहा है कि वर्तमान में 18। भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद के स्तर कितने हैं? 3। तो कहने का अर्थ है आपको इस बारे में नॉलेज ये रखना है कि संसद के स्तर कितने हैं। अभी अपने 5 या 6 वर्ष और बचे हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी, इसका अर्थ हो जाएगा अनुच्छेद 154। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि अगर नियुक्ति का प्रश्न पूछे, राज्य का प्रश्न हो, तो निसंकोच क्या कर देना? राज्यपाल। हकीकत में मुझे पेपर को देखकर बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि पूरी तार क्लासेस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर का लेवल भी अच्छा रखा है। राज्यपाल की संविवेक शक्ति, इसका उत्तर हो जाएगा 163। राज्य की वास्तविक मुखिया होता है आपके मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राजस्थान की विधानमंडल के सदन कितने हैं? देखो कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न की चर्चा की थी मैंने। इसका हो जाएगा आपके ए। देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे भाई? सुरक्षा करे। ये क्रमांक से हो जाएगा आपका अभी हम पहुंच चुके हैं 90 प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, मूल कर्तव्य कौन सा है? देखो 8, 10, 3 और 2, तो प्रभु नंबर 3, तो कौन सा हो जाएगा? सी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और भाई हिंसा से तो दूर ही रहे, यानी 9 ग्रहों का साथ हो तो हो जाता है। अच्छा प्रश्न है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? पॉलिटिकल के 2 ही प्रश्न बचे हैं, उसके बाद में किंग ऑफ रीजनिंग सुरेंद्र जी हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। हमने पढ़ा कि प्रारंभ में आपसे पूछे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0। अगर आपसे पूछे प्रारंभ में कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में, आपका उत्तर हो जाएगा 10। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसी के साथ अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में सरकार के कितने प्रकार थे? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 0। तो मूल संविधान में 2 ही गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार और दूसरा कहे तो राज्य सरकार। तो ये पॉलिटिकल के प्रश्न थे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार प्रश्नों को जरूर देखकर जाना। हम क्लास थोड़ा सा छोटी रखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सुरेंद्र जी सर। मैं तो रीजनिंग के प्रश्न, ये बात उस पेपर की हो रही है जो संडे को आता ना, मेगा टेस्ट सीएटी को लेकर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी सर। जैसे कि हमारी बात चल रही है, सीएटी का पेपर आपके सामने आया हुआ है। सीएटी का वो पेपर जो मेगा टेस्ट हमारे द्वारा लिया गया था, थार परिवार के द्वारा लिया गया था, उन्हीं क्वेश्चनों की कड़ी में मैं आगे चलता हूं। अभी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, इसके आगे की कड़ी की अगर बात करना चाहे तो अब अपनी बात आएगी। सबसे पहले देखेंगे भी क्वेश्चन कौन सा, ये तो कंप्यूटर वाले आ गए भी। ये लो 104 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत है भी अपनी। 104 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 104 की मैं बात करना चाहूंगा। क्या दिया गया है देखना एक बार। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सीधा ऑप्शन से उठाओगे तो वो क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 यानी 1/3
1/3, जैसे 120 ऑप्शन उठा रहे हैं अपन, 1/3 का मतलब 1/3 कितना आ गया 40 है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से, अगर 120 का 5वां भाग करें तो कितना आ गया अपने पास में 5 दूनी 10, 2 0 5 के 20 कितना आ गया 24 है। 5वें भाग से कितना अधिक है 16 अधिक है। ये लो भी कितना अधिक आ गया 16 अधिक आ रहा है। बताओ ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, पहले ऑप्शन में ही हो रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या रहेगा राइट रहेगा। वैसे अपने पास में टाइम की कमी नहीं आएगी क्योंकि टाइम बहुत है सीईटी के अंदर, और मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपका टाइम ज्यादा खराब करेंगे, और उन क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर सकते हो। उन क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान से आने वाले हैं। चलो करें अगले क्वेश्चन की बात अपन। 4/5, 6/7 और 2/15 का लैसे तथा मैसे निकालो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या का लघुत्तम समापत्ति निकाला जाता है और बट्टा में संख्या इस प्रकार से आती है, जैसे आई है 4/5, 6/7 और आई है 2/15, लैसे निकाला जाए तो ऊपर वाली संख्या का लैसे और नीचे वाली संख्या का मैसे निकाला जाता है। तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समापत्ति निकालना 4, 6 और कितना है 2 आ गया भाई 12 इसका क्या आ गया लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब क्या है, वह संख्या जिसमें आई हुई पहले वाली जितनी संख्या है ना इनका पूरा पूरा भाग चला जाए। 5, 7, 15 का महत्व समापत्ति क्या होता है एक ही होता है। 12/1 ए ही ऑप्शन आया है, तो महत्व समापत्ति निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर यही रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, लघुत्तम निकालना पड़े तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम निकाला जाता है, और न चाहते हुए भी नीचे वाली संख्या का महत्व समापत्ति अपने को निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से महत्व समापत्ति निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का महत्व समापत्ति और नीचे वाली संख्या का क्या निकाला जाता है लघुत्तम निकाला जाता है। भी मेरे लाडले विद्यार्थियों करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए ताकि 4, 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 6 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 6 शेष बचना चाहिए। 500 में से ऐसी संख्या अपने को क्या करनी है घटानी है। यहां से अगर बात करना चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, 4, 5 और 6 यहां से अपन बात करें तो 14, 15, 17, 19 लगभग की बात करना चाहे लगभग ये 20 के करीब आ रहा है। 20 के करीब संख्या 400, 500 में से 20 घटाएंगे 480 है। 480 में 4 का भाग भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है और किसका भाग जा रहा है 6 का भाग भी जा रहा है। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें बताओ इसमें जा रहा है 3 शेष बचाने, तो 480 और 3 कितना आ गया 483, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा 17। लेकिन आप चाहते हो कि वैसे हल करें तो किस प्रकार से होगा, तो 4, 5 और 6 का लघुत्तम आएगा अपने पास में 60 है और 500 में इसका दे दो भाग। 500 में भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा देखना एक बार। 60 की बात करना चाहे तो 60 कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 छिक्का 48, 480, शेष कितना बच गया 20। इसका मतलब 480 में भाग पूरा पूरा जाता है, शेष 3 बचाना है। 480 और 3 कितना आ गया 483, 400 कितना आ गया 83। 500 में से 20 कम कर दे तो भाग 480 में पूरा पूरा चला जाएगा, प्लस में कितना है 3 क्योंकि शेष कितना आ रहा है 3। तो आप बताओ कितना घटाना पड़ेगा 17 अगर घटा दिया जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ये हो गया अभी क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 107। ये लो भी 107 नंबर क्वेश्चन की करेंगे फिलहाल बात। क्या है देखना, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मेरे लाडले विद्यार्थियों मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, भाई साहब इसने किए 28% अंक प्राप्त तथा वह 55 अंकों से फेल हो गया। भाई साहब हो गए 55 अंकों से फेल। कितने अंकों से फेल हो गए 55 अंकों से। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, इसने किए 37% अंक प्राप्त और कितने अंक अधिक लेकर आया 37% उत्तीर्ण न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। मध्यम यहां पर रहेगा पास मार्किंग। तो आप देखो इन दोनों का अंतर देखो, 37 और इसका कितना आ गया 9 आ गया। 37 और 28 का 9% का मान, इन दोनों का अंतर ही तो है भाई।
अगर 55 और आ जाते तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। और 17 ज्यादा न आते तो भी क्या होता, पास। 55 और 17 की बात करना चाहेंगे तो अपने पास में कितना आ गया, 72 आ गया। 1% का मान 72 बटा में 9, 9 8 कितना आ गया, 72। भाई साहब 1% का मान 8 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उत्तीर्णांक क्या था, उत्तीर्णांक बताना है। आप देखो, चाहे मर्जी है, चाहे 28% कर लो, चाहे 37% कर लो। चलो 37 कर लेते हैं। 8 7 56 का 6 असल 5 है, 8 3 24 और 5 कितना आ गया, 24 और 5 29 कितना आ गया, 296। 296 अंक प्राप्त करने के बाद में क्या ये पास हुआ है क्या, ये 17 अंक अधिक लेकर आया है। 17 इसमें से घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा, 296 में से 17 जाएगा तो 279। ये लो भी कितना आ जाएगा, 279। तो भाई साहब कितने हैं, पास मार्किंग कितने हैं, 279। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है। क्रम मूल्य में विक्रम मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत बताओ। मेरे लाडले विद्यार्थियों 5:4 दिया गया है, इसका मतलब क्रम मूल्य कितना है, 5 है, और विक्रम मूल्य कितना है, 4 है। अरे कितने में खरीदा, 5 में, कितने में बेचा, 4 में। हानि कितने की हुई, 1 की, कितने पर हुई, 5 पर, क्योंकि लाभ व हानि हमेशा क्रम मूल्य पर होते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 बताओ कितना आ गया, 20 5 100 बताओ कितना आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट है रहेगा। सीटी देने जाने वाले विद्यार्थियों को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि उन विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत ही शानदार हो, बहुत ही अच्छा हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर भी सकते हो। अगला देखना क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वही राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक से क्या हुई है, दोगुनी, और कितनी करनी है, तिगुनी। भाई साहब 1 से दोगुनी होने में कितने वर्ष लगे, 10 है। तो अब भी कितने लगेंगे, 10। तो बताओ 10 और 10 कितने आ गए, 20 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, 24,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। राशि कितनी है, 24,000 रुपए की राशि है। ये लो भाई साहब राशि है 24,000 गुणा, यहाँ पर अगर बात करना चाहे दर कितनी है, 5% की दर है। कितने प्रतिशत की दर है, 5% की क्या है, दर। तो यहां पर अपन बात करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 5/100, 5/100। और आगे अगर बात करना चाहें तो 5% का मतलब 305/100 कितना रहेगा, 305/100। यहां से देखने भी अगर निकल जाता है तो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर है। यहां पर अपन बात करना चाहे तो अपने पास 2500 का 100, 3 0 से 1 2 और 3 0 क्या हो गई, कैंसल है। 5 से बात करें, 5 6 30, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 है, 4 दूनी 8, 8 पिया कितना आ गया, 24। 3 एकम 3, 3 6 18। बिल्कुल भाई, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 183 रुपए क्या आ जाएगा मेरे लाडले विद्यार्थियों, अंतर आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्ष का अंतर का एक सीधा सा फार्मूला होता है, अपन कर सकते हैं। अगर ये 2 वर्ष वाला आए ना तो यहाँ तक 2 वर्ष वाला लगता है। अगर 3 वर्ष आ जाए तो आपको 300 में जोड़कर बटा में क्या करना है, 100 करना है। 53 रुपए राम श्याम सोहन में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि राम को श्याम से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और श्याम को सोहन से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई साहब पहले तो बताओ रुपए कितने हैं, 53 है। यहां से योग करो, 16 और 18 30 और 9 39, 25 और 10 35 और 18 53। बिल्कुल इनका भी आया है ना, 18 और 10 28 है, 28 और 25 53, 15 और 8 23, 23 और 30। बिल्कुल, तो निकालना पड़ेगा, निकाल दो भी। निकालेंगे, 1 मिनट। ये लो, यहां से बात करें, देखो क्या दिया गया, 53 रुपए। एक तो है भाई साहब राम, एक तो क्या है राम, एक श्याम और तीसरा कौन है, सोहन। इन तीनों में बांटे जाते हैं। अब क्या बोल रहा है देखना, श्याम को सोहन से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, सोहन को x तो श्याम को x + 8।
और इस भाई साहब को राम को क्या मिलते हैं, श्याम से 7 रुपए अधिक। राम को श्याम से 7 रुपए अधिक, यानी x प्लस 8 है, 7 और अधिक मिलेंगे x प्लस 15, x 2x 3x, योग हो गया 3x प्लस 15 और 8 है 23, बराबर है टोटल रुपए 53। कितने हैं, 53। 3x बराबर अपने पास में कितना आ गया, 53 माइनस 23, यानी 3x बराबर 30 है, यानी x बराबर 30/3, यानी कितना आ गया भाई, 10 आया है। कितना आया है, 10। x का मान है 10, तो ये पहला वाला 10 और 15 25, 25 वाला ऑप्शन ही एक है, पहला ऑप्शन जिसमें 25 आ रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा, यानी 25:18:10। 9 संख्याओं का औसत 3 है, सॉरी 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी। मेरे लाडले विद्यार्थियों, कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25, 25, 5 125, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, 35 या 105। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है एक के हिस्से में इतने आते हैं। 5 और 5 10 की 0, असल 1 है, 1 और 2 3 और कितना आ गया 2, 230, और 9 का है 30, तो 9 0 0 9 3 27, टोटल है 270। ये कौन सी है, ये भाई साहब छठी संख्या ही तो है, 40 40। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। मेरे लाडले विद्यार्थियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे और आपको लगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई जा रही है जो हमारे काम की है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को पहुंचाया करो, हर जगह फैलाया करो इन क्लासों को, क्योंकि सीईटी में जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। थोड़ी थोड़ी बुम्परिंग की बीच बीच में समस्या आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कर लेना भी एडजस्ट। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। भाई साहब 120 व्यक्ति हैं, आगे क्या दिया है, 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। बोल MDH मसाले सच सच बोले तो MDH, यानी एक MDH का फार्मूला लगता है। अभी किसका लगता है, MDH। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है हावर। कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे कार्य करके कार्य को कर रहे हैं, वो बातें अपनी चल रही है, बिल्कुल बराबर। आगे क्या दिया गया है, तो बताओ 150 व्यक्ति हैं, 4 घंटे कार्य करेंगे, कितने दिन में पूरा कर देंगे। अभी हो जाएगा कंप्लीट। यहां से बात करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी कितना आ गया 16। ये लो भी कार्य हो गया कंप्लीट। दिन कितने लगे, 16 दिन लगे। कितने दिन लगे, 16। 16 दिन में कार्य क्या हो गया, कंप्लीट। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। एक वर्ग और एक वर्ताकार मैदान के परिमाप समान है। यदि वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी आपके सामने आया है। बात करना चाहूंगा इस क्वेश्चन की, बिल्कुल देखो, एक वर्ग और वर्ताकार मैदान के परिमाप समान है। परिमाप यानी चारों ओर का माप है। वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर हो गया, दिया गया। वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर है 3850। यहां से अपन बात करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर है 3850 है। भाई साहब पाई का मान होता है 22/7 है। कितना होता है, 22/7 है। 22 से काट दो इसे, 22 से काटा, 22 से कम है 22, कितना बच गया 16, 16 बच गया अभी अपने पास में। 8 और 8 16, 100 कितना आ गया 65, 65 आ गया। 22 का पारा पढ़ो, 22 आता 154, बिल्कुल 154 घटाएंगे तो बताओ कितना बच जाएगा अपने पास में, 11 बच गया। कितना बच गया 11, क्या उतारोगे 0, 22 5 110। ये लो भी आर स्क्वायर का मान आया है 7 5 35 का 5 असल 3, 7 2 7 49 और 3 52 का 2 असल है 5, 7 एकम 7 और 5 कितना आ गया 12, 1225। आर स्क्वायर का मान 1225 है, तो आर का मान कितना आ गया 35 आ गया। यानी वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 35 है।
वर्ग की त्रिज्या आ गई और क्या दिया है, एक वर्ग और वर्ताकार मैदान के परिमाप समान है। तो आप बताओ इसका परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर। आर का मान अभी आया है हमारे पास में, कितना है भी आर का मान है 35 है, 35 है। ये लो रख दो, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 35, 7 5 है 35 है, यानी बाई 5 110 दूनी 220। क्या है ये 220? ये वर्ग का परिमाप भी है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अपने को क्या पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का परिमाप आ गया 420, तो भुजा निकाल लो 4 से, 4 5 20, 2 0, 4 5 20, 55। और भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, कर दो ना भुजा की स्क्वायर। 55 आया है, कितना आया है 55, 5 की स्क्वायर 25 और 5 6 के 30। ये लो भी बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा, यानी आंसर कितना आएगा 3025। मेरे लाडले विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है क्योंकि वहां पर मैथ रीजनिंग के लिए आपके पास बखूबी टाइम रहेगा, आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को आप। अगला देखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, ब्लेम को ए के जेड एल डी लिखा जाता है, तो स्पेस को किस भाषा में, इसी भाषा में कैसे लिखेंगे। ध्यान देना, ए से बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है बी, उल्टा बन रहा है, बी से ए बन रहा है, अपन कह सकते हैं बी से क्या बन रहा है ए, यानी -1। तो बोल रहे हैं स्पेस, यानी एस से क्या बनेगा -1, आर बनेगा। भाई साहब आर सब में आया है, सब में क्या आया है आर। आगे बात करेंगे, एल से क्या बन रहा है के, एल से के बन रहा है। आप बताओ के 11 पर, एल 12 पर, 12 में से 1 गया, कितना आ गया 11। पी में से 1 जाएगा पी 16, 15 पर कौन आता है ओ, आर ओ, आर ओ की बात करेंगे, एक ऑप्शन तो कट गया अभी यहां से। आगे बात करेंगे, ए से आ रहा है जेड यानी -1 है, एम से एल -1 है, ई से डी -1, -1 की सीरीज है। चला दू, ए से पहले क्या आएगा जेड आएगा, क्या आएगा आर ओ जेड, आर ओ जेड 3 में चल रहा है बिल्कुल। सी से पहले बी आएगा और ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले क्या आएगा डी, आर ओ जेड बी डी। ये लो भी आर ओ जेड बी डी, ये लो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। ये 1 to 1 रूल का एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे लाडले विद्यार्थियों। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, आपके दाएं छोर से, ध्यान रखना हमारा दायां कॉपी का दायां एक ही होता है, 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। पहले तो यहां से अपन बात करेंगे, देखना क्या दिया गया है, दाएं छोर से 7वां, राइट से 7वां, 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर, ये लेफ्ट 8वां पूछा है, लेफ्ट 8वां है, अलग अलग है, जोड़ दो भी। अगर राइट राइट आता तो घट जाता, राइट लेफ्ट आए तो जुड़ जाएगा, 7 और 8 कितना आ गया 15। दाएं से 15वां पूछा है, दाएं से क्या पूछा है 15वां। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें। भाई साहब ये वैसे तो होता है बायां, क्या होता है बायां, लेकिन उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ये तो बन जाएगा दायां और ये भाई साहब क्या बन जाएगा बायां। दाएं से 15वां अक्षर देखना है, दाएं से 15वां अक्षर क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, यानी बी आंसर आपका एकदम क्या रहेगा राइट रहेगा, एकदम क्या रहेगा राइट रहेगा। मेरे लाडले विद्यार्थियों, रियल में पहले शुरुआत यहां से बायां होगा और इधर वाला क्या होगा दायां, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया तो हमने इसके नामकरण भी क्या कर दिए उल्टे कर दिए। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एक 117 नंबर क्वेश्चन की करेंगे भी अपन बात, क्या है देखना, यदि a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर 5 है, d बराबर 7 है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीज का ध्यान करना, a का मान 1, b का 3 आया है, b कितने 2 पर आता है 3 लिख दिया, c कितने पर आता है 3 पर आता है 5 लिख दिया, d कितने पर आता है 4 पर आता है क्या लिख दिया 7 लिख दिया, क्या लिख दिया 7। यहां से अपन बात करेंगे तो देखना, दोगुना करिए 2 - 1, 2 दूनी 4 - 1, 3 दूनी 4, क्योंकि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर। आगे क्या देखना है बीट को देखना है, बी को, बी 2 पर आता है, 2 दूनी 4 - 1 3, 3 सभी में आया है, 3 सभी में आया है। ई 5 पर आता है, 5 दूनी 10 - 1 9 भी सभी में
आया है। टी 20 पर आता है, 20 दूनी 40 और 40 माइनस 1 39, 39 है क्या? अरे भाई साहब 39 39 आ गए, क्या आ गए? 39 39, यानी ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। यदि पंक्ति में दोनों किनारों से छटा हूं, दोनों किनारों से क्या हूं? छटा हूं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? मेरे लाडले विद्यार्थियों, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को 2 बार गिना गया, तो 6 + 6 12 माइनस 1 है, यानी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 11। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे लाजवाब शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं जो सीटी में आपके बहुत काम आने वाले हैं। 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। पंक्ति 28 की है, तो पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान क्या है? मेरे लाडले विद्यार्थियों, अगर अपने को दाएं या बाएं से स्थान पूछा जाए तो कुल व्यक्ति माइनस राइट या लेफ्ट से स्थान है और +1 कर दिया जाता है। प्लस क्या कर दिया जाता है? 1। 28 माइनस 12 +1, 28 में से 12 गया 8 है, और 4 12, 16 और 1 17 है ना, ये सी ऑप्शन। कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17, यानी सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। अभी हमारी बात किसकी चल रही है? 120 नंबर क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। इसके बाद बाकी के बचे हुए सब्जेक्टों की क्लास भी आपकी कंटिन्यू जारी रहेगी। अगला क्या दिया गया? आलोक पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया तथा 40 मीटर चला, फिर वह क्या किया? भी फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 50 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ध्यान रखना, आलोक पूर्व की ओर 30 मीटर चला। आलोक को चला दो भाई, ये लो भाई साहब चल गए 30 मीटर। कितने मीटर है? 30 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़ गया। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा नीचे की तरफ इस प्रकार से चलती है घड़ी। भाई साहब चले 40 मीटर। कितने चले? 40 मीटर। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ गया, फिर घड़ी के अनुसार कितना चला है भाई साहब? 50 मीटर चला है। कितने चला है? 50 मीटर। अब क्या बोल रहा है? वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा? भाई साहब ये है प्रारंभिक दिशा, यहां से इस स्थान पर है, और ये दिशा कौन सी है? बताओ रे कौन सी है? ये तो आ गया पश्चिम में, और भाई साहब ये आ गया दक्षिण। उत्तर आ गया, दक्षिण है, पश्चिम। लेकिन आगे क्वेश्चन, अच्छा बिल्कुल ये ऊपर वाला था, अभी दक्षिण पश्चिम। उत्तर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, यानी आंसर क्या रहेगा आपका? सी आंसर आपका एकदम राइट रहेगा। रंगा आया है, कौन आया है भाई? रंगा। करेंगे रंगा की बात, क्या कहना चाहता है रंगा, किस लिए रंगा यहाँ पर आया है? रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़ा। अब देखना, रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में चला भाई साहब, दक्षिण दिशा में चला। कितने मीटर चला? 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर 40 मीटर चला। पूर्व की ओर चल दिया 40 मीटर, बहुत ही अच्छी बात है। और उत्तर में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। ये लो भी, उत्तर में मुड़ गया और 30 मीटर चलकर रुक गया। वह अब अपने घर से कितनी दूर है? भाई साहब घर से तो ये रहे भी यहाँ पर है भाई साहब, तो और ये कितने हैं? 40। यहां से अगर बात करना चाहे, ये 30 है तो ये भी बच कितना गया? 30। ये 40, ये 30 है, ये 3 है, ये 4, तो ये कितना आएगा? 5 है। भाई साहब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 है। 50 मीटर आएगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अकेला कर्ण 2 पर है बारी, 2 पर बारी। ये 30, ये 40, तो ये यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये आएगा अपने पास में 50 है, यानी 3 4 के साथ में जोड़ा किसका बनता है? 5 का बनता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न संख्या श्रेणी में रिक्त पद कौन सा है? रिक्त पद देखो भी, 7 और 2 9, 9 और 4 है 13, 13 और 8 है 21, 21 है और 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना आएगा? 32 है। 7 और 2 9 और 3 और 3 है 6, आ गया 69 है। यानी सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। एकदम क्या रहेगा? राइट रहेगा। नीलम आई है, क्या कह रही है नीलम भाई? बिल्कुल भी। अब 2 क्वेश्चन बचे अपने, इसके बाद में क्लास लगेगी भाई, बता देंगे किसकी क्लास लगेगी। एक बार चल रहे 2 क्वेश्चन और करवा देंगे, ठीक है।
हाँ कंटिन्यू रहेगी, क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप पता इमीचंद सर और राजेंद्र सर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन क्लास लगाता है ये बता दिया जाएगा अभी। हाँ चलो आगे अपन बात करेंगे। क्या है देखना एक बार। नीलम ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पुत्र का पिता। नीलम ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, नीलम ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पुत्र, औरत की बात कर रहे हैं, औरत का पुत्र, ये औरत बन गई और इसका ये क्या बन गया, पुत्र बन गया। अभी भाई साहब ये डिब्बे जो बनाए जा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ये महिला का चित्र है और ये पुरुष का चित्र है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पुत्र, इसकी बात कर रहा है, तस्वीर ये है, इसके पुत्र का पिता, इसका पुत्र है और उसका पिता, पिता मतलब इसके हस्बैंड, इसके पुत्र का पिता मेरा दामाद है। किसका दामाद है, नीलम का दामाद है। तो नीलम की ये है लड़की और तब बनेगा ये दामाद है। तो बताओ कि नीलम उस औरत से कैसे संबंधित है। भाई साहब ऊपर वाली पीढ़ी में बैठी है तो औरत के लगती है माँ, क्या लगती है, माँ, यानी उत्तर क्या आएगा, माता आएगा। क्या आएगा, माता। चलो भी अगले क्वेश्चन की करें बात। किसी घड़ी में 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश घूमे जाएगी। ध्यान देना, किसी घड़ी में 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश घूमे जाएगी। अब आप एक बात बताओ, ये घेरा होता है वर्त का, ये वर्त का क्या होता है, घेरा। वर्त का एक घेरा जब बनता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। अब 2 घंटा घूमेगी मिनट वाली सुई तो 360 2 बार घूम ली, आगे ये चीज में, लेकिन आ तो वापिस यहीं पर गई ना। बोलते एक तरीके से विस्थापन कुछ नहीं हुआ है। आगे अपन बात करें दोबारा यहीं पर आगे 20 मिनट की अवधि में, 20 मिनट की अवधि है। अब ध्यान देना, पूरा टाइम होगा यहां से घूमने में। 60 मिनट में कोण बनेगा 360 डिग्री, 1 मिनट में कोण बनेगा 360 बटा 60, यानी कितने डिग्री आएगा, 6 डिग्री। मिनट कितने बचे हैं, 20, 20 सिक्का कितना आ गया, 120। तो प्यारे विद्यार्थियों 120 डिग्री आता है तो वो भी सही है, और 360 जोड़कर 120 जोड़कर दे दिया जाए, वह भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ये थे भी अपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में आपको बता दिया गया है। अभी जो क्लास लगने वाली है वो क्लास है हिंदी वाले सर की लगेगी, हिंदी वाले सर राजेंद्र जी की लगेगी भी, उसके बाद में इमीचंद सर की क्लास लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। मैं स्वागत करना चाहूंगा राजेंद्र जी सर का, आए और ये इस टेस्ट को वाले करवाएं। जय हिंद सारे विद्यार्थियों को। हेलो भाई, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से थार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, और इसके आगे आपकी क्लास इमीचंद जी सर की रहेगी। अगर बात करूं तो देखो, अपने हिंदी के क्वेश्चन 125 से, अपने हिंदी के क्वेश्चन 125 से लगाकर जितने भी आगे हैं अभी शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न अपना, कौन सी भाषा संविधान की, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अगर बात करूं तो देखो, भारत में जो संविधान की 8वीं अनुसूची आई थी उसमें 22 भाषाओं को एक साथ दर्जा दिया गया था। 22 भाषाओं को एक साथ दर्जा दिया गया था, जिसमें मणिपुर की भाषा मणिपुरी थी, कोंकणी थी और मैथिली थी। लेकिन राजस्थानी भाषा को कोई भी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, अभी तक भी नहीं दिया गया है। अभी कुछ समय तक आंदोलन चले थे राजस्थानी भाषा के लिए। तो भाई याद रखना, कौन सी 8वीं सूची में कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा को क्या नहीं दिया गया, दर्जा नहीं दिया गया। राजस्थानी भाषा है उसको अगर बात करूं, राजस्थानी भाषा है उसको भाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। 126 प्रश्न नंबर 126, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। अगर मैं बात करूं जगन्नाथ की भाई, तो देखो जगन्नाथ कैसे होता है, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ में देखो क्या है कि अगर व्यंजन संधि में एक नियम है कि अगर कैचे टेपे के बाद, किसके बाद है, कै चे टे ते पे, मैं कह सकता हूं सभी वर्ग के प्रथम वर्ण
सभी वर्ग के प्रथम वर्ण के के बाद अगर इसके बाद न या मैं आए, इसके बाद न या मैं आए तो पे ये अपने ही वर्ग के पे ये अपने ही वर्ग के क्या बन जाएंगे, पांचवें वर्ण बन जाएगा भैया, पांचवा वर्ण। तो देखो अभी देखो यहाँ पर क्या है, तय है, और तय की लाइन में तय के बाद न आ गया तो तय की लाइन का पांचवा क्या होगा, तय वर्ग का पांचवा होगा न, तय वर्ग का पांचवा न होगा, तय आधा है तो न भी क्या होगा, हलंत होगा। योग करते हैं तो कैसे बनता है शब्द, देखो जय का जय, गय का गय, और तय की जगह पर हमने अभी आधा न ले लिया, आधा न को लिपि चिन्ह के अनुसार हम ऐसे लिखते हैं, आगे रहा क्या, नाथ, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नियम आपको बता दिया, कहते टेपे के बाद अगर कोई भी न या मैं, कहते टेपे के बाद न या मैं आए दोनों में से, तो क्या होगा, अपने ही वर्ग का पांचवा बन जाएगा कहते टेपे। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर अपना 126 का उत्तर हो गया व्यंजन संधि। इसके बाद देखो किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु का अर्थ होता है देखो बुरा, कु का क्या अर्थ होता है, बुरा। अगर मैं बात करूं कु उपसर्ग की, देखो कुरूप, कु मतलब बुरा रूप, ठीक है, कुरूप होगा, कु उपसर्ग लगेगा कुरूप में। फिर आ गया कुशल, कुशल को छोड़ो, कुशल का अर्थ होता है क्या, निपुण, कहते हैं ना कुशल कारीगर है यह कारीगर कुशल है, कुशल का अर्थ होता है निपुण। इसके बाद बात करूं कुकर्म की, कु का अर्थ होता है बुरा कर्म, बुरा कर्म को कहते हैं कुकर्म। कुचाल, कु का अर्थ होता है बुरा चाल, बुरी चाल, तो देखो कुरूप बुरा रूप, कुकर्म बुरा कर्म, कुचाल बुरी चाल, और कुशल का अर्थ होता है निपुण। तो क्या हो गया, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है भैया, तो किस में नहीं है, बी में, कुशल में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसके बाद देखो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है। चलो आगे पहले ऊपर निकाल लेते हैं हम। एक 128 नंबर प्रश्न, सबसे अलग स्थिति, देखो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, आपको बताना है। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, तीनों लोग से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो देखो तीनों लोग से मथुरा न्यारी, तीनों लोग से मथुरा न्यारी अर्थात है सबसे अलग स्थिति। तो अपना उत्तर हो जाएगा सबसे अलग स्थिति का क्या, तीनों लोग से मथुरा न्यारी। इसके बाद देखो निराहार का सही विलोम है, निराहार, नी का अर्थ होता है नहीं, आहार का अर्थ होता है भोजन, अर्थात निराहार का क्या हो गया, भोजन नहीं। और इसका अगर मैं विलोम की बात करूं तो विलोम क्या होगा, आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन, खाना या भोजन, और इसका विलोम होगा निराहार। तो अपना 129 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद देखो निम्न में पवन का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से पवन का पर्यायवाची नहीं है भैया। देखो पवन का पर्यायवाची क्या नहीं और क्या है, देखो वात, पवन का पर्यायवाची है वात। इसके बाद अनिल, हाँ पवन का पर्यायवाची है अनिल भी भैया। इसके बाद मारुति, मारुति है, ये पर्यायवाची नहीं है किसका, पवन का। समीर भी पवन का पर्यायवाची है, समीर भी पवन का पर्यायवाची है, लेकिन मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है, मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है, मारुति हनुमान का पर्यायवाची है। जैसे हनुमान की बात करूं मैं तो हनुमान पवन पुत्र, पवन सुत, अंजनी पुत्र, महाबली। देखो हनुमान का हनुमंत, हनुमान, पवन पुत्र, पवन सुत, अंजनी पुत्र, महाबली, ये सब मारुति, ये सब क्या है, पर्यायवाची है। हनुमान के पर्यायवाची है, हनुमान का हनुमंत होता है, पवन पुत्र होता है, पवन सुत होता है, क्योंकि हवा पवन के बेटे थे इसलिए पवन पुत्र, पवन सुत, सुत बेटे को ही तो कहते हैं। अंजनी पुत्र, अंजनी के लाल होते हैं इसलिए अंजनी पुत्र। महाबली,
महान है जो बल में, महान है जो बल में, महाबली हनुमान। मारुति जो हवा के वेग से चलता है, मारुति क्या है, हनुमान का पर्यायवाची है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया, तो मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है, मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो आगे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है। एक ऑप्शन है ग्रामीण, दैनिक, भारतीय और मनुष्य। ग्रामीण, दैनिक, भारतीय और मनुष्य। देखो ये स्थान सूचक शब्द का विशेषण बनाया गया, भारत से भारतीय। ग्रामीण, ग्राम से, गांव से ग्रामीण होता है, ग्राम से ग्रामीण विशेषण है। दैनिक, दिन से दैनिक हो गया, रोजाना, ये भी विशेषण है। भारत से भारतीय बन गया, भारत से भारतीय बन गया स्थान सूचक शब्द। और मैं बात करूं तो एनसीईआरटी अपनी इसे किसमें डालती है, व्यक्तिवाचक विशेषण में। भारत से भारतीय, राजस्थान से राजस्थानी। अगर मैं बात करूं मनुष्य की, तो मनुष्य भैया क्या है, मनुष्य है, वो विशेषण नहीं है, मनुष्य है वो विशेषण नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 131 का क्या, डी वाला। 131 का अपना उत्तर हो जाएगा क्या, डी वाला। अब आगे देखो, अपने अभी 3% हो रहे हैं, इसके बाद अगली क्लास कंटिन्यू है। उत्तर व पूर्व के मध्यम की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। देखो उत्तर और पूर्व की दिशा, अगर मैं बात करूं तो देखो उत्तर और पूर्व की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या है, क्या है भैया हमारा सार्थक शब्द है 132 का उत्तर क्या होगा, उत्तर व पूर्व के लिए उत्तर व पूर्व के लिए एक सार्थक शब्द की बात करूं तो क्या होगा, नेतृत्व। क्या होगा भैया, नेतृत्व। अगर 132 की बात करूं तो उत्तर हो जाएगा 132 का सी, नेतृत्व। इसके बाद 133 का देखो सिर दर्द का समास विग्रह है, सिर दर्द का समास विग्रह। देखो सिर दर्द शब्द की बात करूं तो सिर में दर्द होता है, दर्द सिर में तो होता है, सिर दर्द हम कहते हैं ना कि सर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो सिर के अंदर होता है ना दर्द, तो सिर में दर्द हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, सिर में दर्द। मैं बात करूं तो देखो सिर का दर्द नहीं होता, सिर में दर्द होता है, सिर को दर्द भी नहीं होता और सिर से दर्द भी नहीं होता। हाँ हमें दूसरे से दर्द हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन सिर का होता है वो अपने अंदर होता है, सिर में दर्द। ये अधिकरण कारक है, में कारक चिन्ह है, में कारक चिन्ह अधिकरण में आता है। मैं बात करूं अधिकरण कारक की तो अधिकरण कारक में क्या आता है, में, पे, पर या ऊपर। तो सर के ऊपर दर्द नहीं हो रहा, सर पे दर्द नहीं हो रहा, सर पर दर्द नहीं हो रहा, सर के अंदर दर्द हो रहा है, सर के अंदर दर्द हो रहा है। और अगर मैं बात करूं अधिकरण कारक की तो देखो 6 कारक आते हैं, किसमें, 6 कारक आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास है उसके अंदर 6 कारक आते हैं, 2 कारक नहीं आते अपने। 2 कौन कौन से नहीं आते, तो एक तो पहला कर्ता कारक नहीं आता, पहला कर्ता, और अंतिम जो हम पढ़ते हैं, अंतिम जो पढ़ते हैं हमें वो कारक नहीं आता, कौन सा, संबोधन। 6 कारक आते हैं, 8 में से 2 कारक नहीं आता, एक तो कर्ता और एक है संबोधन। दोनों कारकों का तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होगा। और अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या, सिर में दर्द। अगर कोई पूछे कौन सा समास, अगर पूछे समास कौन सा है तो तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। ये समास का विग्रह है, यहाँ पर टाइप गलत हो गया, सिर दर्द का समाय विग्रह, समाय विग्रह नहीं, समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है, देखो विग्रह का तो तोड़ना होता है, समास का अपोजिट होता है व्यास, अर्थात दूर होना, अर्थात दूर होना। समास का अर्थ है पास लाना 2 पदों को, और व्यास का अर्थ होता है दोनों पदों को दूर ले जाना। तो अपना यहाँ पर समास विग्रह क्या हो जाएगा, 133 में ए वाला, 133 में क्या हो जाएगा, ए वाला, सिर में दर्द। अपना अंतिम प्रश्न इसके बाद अपना अंतिम प्रश्न है, क्या है, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या मुहावरेदार होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए या बोलचाल की होनी, क्या होनी चाहिए।
सरल होनी चाहिए, मुहावरेदार होने चाहिए, औपचारिक होने चाहिए या बोलचाल की होनी चाहिए? तो अगर मैं बात करूं तो देखो अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ना तो सरल होनी चाहिए ना मुहावरेदार। मुहावरेदार हमें बात ही नहीं करने पत्र के अंदर। पत्र के अंदर होता है औपचारिक, जो काम होता है उसी से रिलेटिव बातें, औपचारिक काम होता है उसी से रिलेटिव बातें। और इसके बाद की बात करूं तो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अपने हिंदी में कहते हैं ना, अपने राजस्थानी में कहावतें भी चलती है क्या, कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पे बदले वाणी। अर्थात है अपनी हर एक जगह पर, एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी भाषा बदलती रहती है। तो आम बोलचाल की भाषा हम उपयोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई अधिकारी दूर से आया हुआ है, कहीं ऐसी जगह से आए जिसे अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है वो समझ ना आए, तो बोलचाल की भाषा हम उपयोग नहीं ले सकते। तो क्या होगा उत्तर? औपचारिक। 134 में अपना उत्तर होगा क्या? औपचारिक। क्या होगा? औपचारिक। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी हिंदी की क्लास यहाँ पर खत्म होती है, और अभी अपनी अगली क्लास होगी इमचंद जी सर की। अभी अपनी क्लास होगी इमचंद जी सर की, और सीना ताने खड़े हैं, बोल रहे हैं भैया हम आएंगे और हम टक्कर लेंगे क्लास में सबसे। अभी जैसे महाबली कह रहे थे ना कि महान है जो बल में, वो बजरंग बली हनुमान जी, ऐसे ये बोल रहे हैं कि महाबली में हम भी कहीं कम नहीं है, महान है जो बलशाली में, बल में। लो भाई आइए सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए भी अपने करते हैं भी क्वेश्चनों की शुरुआत। कहाँ गए भी अपने क्वेश्चन? देखिए भी अपने क्वेश्चन ज्यादा देखिए भी टाइम खराब करेंगे नहीं भी, आपका फटाफट आंसर देते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, साथ साथ में उनसे संबंधित देखिए कि दो दो बातें करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए भी आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के इतिहास में निम्न में से कौन से राजवंश ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी भी? बताइए भी। तो आपको इसका आंसर पता है, सभी को पता है, आपको क्या हर किसी को पता है कि कौन से वंश ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ध्यान रखना भी कौन सा वंश था भी वो, तो अपना वंश था भी वो कछवा राजवंश था वो था। इस कछवा राजवंश का एक राजा था भारमल। अगर राजा पूछ ले तो भारमल, वंश पूछ ले तो कछवा, ठीक है। और कौन से राजा की अधीनता स्वीकार की थी? तो एक राजा आया था मुगल वंश के अंदर, तीसरा राजा था जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी आपकी स्क्रीन पे क्या है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में कुल एकीकरणों की संख्या 7 है। बिल्कुल भी नो डाउट की 7 ही है भी, ठीक है। इनमें से कौन से चरण में राजतंत्र समाप्त, यानी राजाओं का राज समाप्त और लोकतंत्र शुरू? तो सभी को पता है भी कौन सा चरण है वो, तो आप आंसर दीजिए भी इसका। तो देखिए भी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, चौथा चरण। याद रखना भी राजस्थान का जो चौथा चरण है वो सबसे बड़ा चरण है भी, ठीक है। और इसी चरण के अंदर 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी भी, ठीक है। और इसी चरण से राजस्थान दिवस की शुरुआत हुई थी 30 मार्च को। कब भी? 30 मार्च। और ये एकीकरण कब हुआ था भी? तो ये चौथा जो चरण, ये इसका चौथा चरण कब हुआ था भी? तो ध्यान रखना 30 मार्च 1949 को। यही सबसे बड़ा है, ध्यान रखना भी, ठीक है। 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जे बी, यानी जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, और ध्यान रखना भी बी से मतलब बीकानेर, ठीक है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है कि चौहान वंश के किस शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी, किसको भी? मोहम्मद गोरी को हराया? तो भाई इसका आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है। ये तो 6ठी क्लास के बच्चे को भी पता है भी कौन सा है वो। तो ध्यान रखना भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, द्वितीय प्रथम भी नहीं है, अर्णोराज, पृथ्वीराज दूसरा भी दिया हुआ है इसमें, पृथ्वीराज प्रथम भी दिया हुआ है, अर्णोराज भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना भी पृथ्वीराज तृतीय सारे एक ही खानदान के भी है, ठीक है, बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर देखिए भी आपकी स्क्रीन पे है
कि मारवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसकी यहाँ की आना जिसकी हत्या मेवाड़ में दासी भारमली की सहायता से कर दी गई। यानी मेवाड़ का कौन सा राजा है जिसकी हत्या भारमली की सहायता से कर दी गई थी? तो आप सभी को पता है भी वो राजा कौन सा राजा है, तो ध्यान रखना राठौड़ वंश का एक राजा है रणमल, जो राव जोधा का बाप था। ठीक है, बिल्कुल इसी ने राणा कुंभा को एक युद्ध जिताया था, सारंगपुर का युद्ध। बिल्कुल बाद में ज्यादा उर्दंग मचान लागे तो भाई मेवाड़ आना तड़क दियो। ठीक है, ध्यान रखा। क्वेश्चन नंबर 5, गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना कब और कहां की थी? तो सभी को पता है भी गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना कब और कहां की थी भाई, तो ये तो सभी को पता है भी। ठीक है, बिल्कुल भी। देखिए निम्न में तो ये क्वेश्चन ही गलत है भी। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए गए, ये भी राइट है, ये भी देखो 44 में हुई थी भी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, ये जो ऑप्शन है ये सेटल नहीं है भी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी क्या प्रश्न दे रहा है भी आगे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसको तो सभी जानते हैं, कालीबंगा से तो कुछ नहीं मिला, कालीबंगा से तो काली चूड़ियां, कालीबंगा से काली चूड़ियां, कालीबंगा से क्या मिली है भी? काली चूड़ियां। आहड़ तो ये कहा रहेगा उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता से सबसे ज्यादा क्या मिले भी? ताम्र। और ये बेराट ये जयपुर में रहेगी भी। ठीक है, ये जयपुर, ये कहाँ पे है भी? उदयपुर। और ये कहाँ पे है भी? तो ये ध्यान रखना अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है भी। ठीक है, बिल्कुल भी। इसकी खोज ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, इसकी नदी भी पूछ ली जाती है तो घग्गर नदी के किनारे है भी। ठीक है, खोजकर्ता पूछ ले तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। खुदाई करता बीबी लाल और बीके थापड़, बीके थापर, बस ये इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना भी। ठीक है, बिल्कुल भी। ये विराट सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। विराट जो सभ्यता है ये अपने कौन सी नदी के किनारे है? तो जिसे अर्जुन की गंगा, बाण गंगा कहते हैं, उस नदी के किनारे। आहड़ है जो आहड़ नदी के किनारे है, जिस आहड़ नदी को आगे बिडच नदी कहते हैं। और अब बिडच नदी फिर किस में गिरती है? तो बनास नदी में गिरती है, इसे बनास नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए भी कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे थी? ये तो अभी आपको बताई था भी, घग्गर नदी किनारे। अब देखिए भी साइंस के क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आगे भी साइंस के, हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे भी, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है भी? 10वां क्वेश्चन क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर तो सभी को पता है भी, अल्टमैन द्वारा इसकी खोज की गई थी भी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है भी। ठीक है, ध्यान रखना ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक अंग कौन सा है भी? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो श्वसन का, कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार से क्रेब्स चक्कर चलता है। क्या चलता है भी? क्रेब्स चक्कर। और क्रेब्स चक्कर जो होता है वो किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर किसका निर्माण करते हैं भी? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज से हमारे शरीर के अंदर पावर मिलती है। तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है भी। ठीक है, शक्ति ग्रह कहा जाता है किसको भी? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें है ना उसको क्रिस्टल बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना भी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से हमारी मांसपेशियां किस ऊतक से बनी है? तो सभी को पता है पेशियां ऊतक से बनी है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए भी आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से बाह्य कंकाल कौन सा बाह्य कंकाल का जीव है? तो बाह्य कंकाल का जीव कौन सा है? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए भी तो घोंगा कौन सा भी? ये जो घोंगा आपको दिखाई दे रहा है, ये घोंगा क्या है? बाह्य कंकाल का जीव है। क्योंकि बाह्य कंकाल जिसकी हड्डियां बाहर शरीर से बाहर आकर रक्षा करती है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। जिसकी हड्डियां शरीर के अंदर रहकर रक्षा करती है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल। तो ये तो सारे आंतरिक कंकाल है ना, मानव, गाय और मुर्गा। लेकिन घोंगा, घोंगे के बाहर हड्डियों का एक ढांचा बनता है जिसे मतलब जो घोंगा है इसको क्या बोला जाता है भी? तो याद रखना भी आंतरिक, सॉरी घोंगा है बाह्य कंकाल का। कौन से कंकाल का? बाह्य कंकाल का। बात समझ में आई? बिल्कुल भी। और देखिए भी क्वेश्चन नंबर 13,
मानव शरीर में निम्न में से सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में 3 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, 6 mm की हड्डी होती है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मानव के घुटने में जो हड्डियां पाई जाती है वो निम्न में से कौन सी? यानी मानव के गोडे में एक हड्डी पाई जाती है। गोडे में हड्डी क्यों पाई जाती है? देखो अठे वो मानव को गोडो यानी गोडे के जस्ट अगले पास है, यानी वो मानव को क्या भी गोडो है। तो गोडे के अंदर एक हड्डी पाई जाओगी, आगे फिर गोडो यहाँ करके फिर आगे हिसाब गोडो शुरू हो जाएगी, आगे गोडे में 2 हड्डियां होगी। तो आ हड्डी क्यों पाई जाओगी? ताकि गोडो अगले पासे ना आवे, यानी टांगड़ी अब आगे इकट्ठी ना आवे। ठीक है, तो जो गोडे के अंदर हड्डी पाई जाओ, ये हड्डी को क्या नाम है? तो इस हड्डी का ये नाम है कि पटेला। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला। इस पटेला के कारण जो अपना टांग है नी, टांग एकदम सीधी खड़ी रहे। पटेला निकाल दी जाए तो टांग एकदम यहाँ हो जाए, यानी सीधी हो जाए। तो अपने जोड़ है भी बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले ऊंटों के कुबड़ में क्या पाया जाता है? तो हड्डी पाई जाती है, या फिर मेटाकार्पल पाया जाता है, या रक्त पाया जाता है, या वसा? तो ध्यान रखना, वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए भी, राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने वर्ष 2008 में, ध्यान रखना, 33वां जिला बनाया था, उसका क्या नाम है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, उस मुख्यमंत्री का नाम है वसुंधरा राजे। क्या नाम है भी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया, बिल्कुल भी। नेक्स्ट पर्सन देखिए, आज का लास्ट पर्सन, बाकी जियोग्राफी वाले सर करवाएंगे भी। ठीक है, तो देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, गुणसूत्रों की संख्या क्या है भी? 46 है। क्या है भी? 46 गुणसूत्रों की संख्या होने वाली है। ठीक है, तो ये जो सीटी का एग्जाम है कल, जिन विद्यार्थियों का, उन विद्यार्थियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फ्री माइंड होकर जाइए और सरस्वती माता का नाम लेकर जाइए, अपने माता पिता के चरण छूकर जाइए और कह कर जाइए कि हे माता, हमारे को सीटी एग्जाम के लिए यहाँ दोबारा मत बुलाना भी, क्योंकि हमें क्या लगना है? जॉब लगना है। तो सच्चे मन से जाइए एग्जाम देने, और एग्जाम देते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखें, आधार कार्ड, आईडी वगैरह साथ में लेके जाएं, है ना, प्रॉपर सामग्री साथ में लेकर जाएं, है ना, और एकदम फ्री माइंड से जाएं, यानी किसी की सोच के ऊपर मत जाएं, स्वयं सोच कर जाएं। ठीक है, और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।